हेलो डियर स्टूडेंट, आई अशोक कुमार शर्मा, योर मैथमेटिक्स मेंटर। कुछ सम टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है कि स्टडी वीडियो रिलीज़ नहीं कर पाए। आई एम सॉरी फॉर इट। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम वीडियो को रिलीज़ करें प्रत्येक दिन, जो हमने कहा था। तो हम लोग आज की वीडियो में देखेंगे कि रिलेशन फंक्शन, रिलेशन का जो हमने पिछले वीडियो में बताया था, जानकारी दिया था कि टाइप ऑफ रिलेशंस इन सेट ए, जिसमें हमने देखे आइडेंटिटी रिलेशन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, एंटी सिमेट्रिक। इसके बारे में हमने जानकारियाँ ले ली। अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या देखेंगे? इक्विवेलेंस रिलेशन, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन एंड अदर्स। तो ये आपको पढ़ने में, और आपने वीडियो को देखा होगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको आनंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपको रिलेशन समझ में आया होगा। और उसके बाद जो है वीडियो को हम प्रश्न भी बनाएंगे, क्वेश्चन भी बनाएंगे, और जो सैटरडे का जो वीडियो जाएगा उसमें जेईई मेंस के लिए क्वेश्चन होंगे, जो आपके लिए जो जेईई मेंस का एग्ज़ाम जो दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होंगे। सो दैट इन दिस वीडियो वी स्टार्ट रिलेशन। देखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या देख रहे हैं हम लोग? इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसको कहेंगे? तो देखिए, ए रिलेशन आर in set A, in set A is said to be an equivalence relation, if यदि if the relation, यानी कि यह रिलेशन, the relation R in set A is क्या क्या होना चाहिए? तो देखिए, पहला रिफ्लेक्सिव, क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव। दूसरा सिमेट्रिक, एंड तीसरा ट्रांजिटिव। तो कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा? जब वह रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो। तो कोई भी रिलेशन यदि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव है, तो वैसे रिलेशन को क्या कहेंगे हम लोग? इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। बात क्लियर, समझ में आ गया होगा? अब देखिए, एक एग्जाम्पल अगर हम आपको दें, मान लीजिए कि एक सेट है, सेट ए है 6, और एक रिलेशन ले रहे हैं और कहें कि ए रिलेशन आर इन सेट ए इज डिफाइंड एज इसमें एक्स वाई, और कहे कि y इज डिविजिबल बाई x। ओके, इसमें क्या है कि y इज डिविजिबल बाई x। y क्या होगा? x से डिविजिबल होगा। तो ये तो हमने आपको सेट बिल्डर फॉर्म पे लिखा हुआ है।
अगर आपसे कहें कि ज़रा रोस्टर फॉर्म पे लिख दीजिए, लिख सकते हैं आराम से। तो रोस्टर फॉर्म पे क्या क्या आएगा, ज़रा गौर कीजिए। ये अगर रोस्टर फॉर्म पे लिखते हैं तो 1 इज डिविजिबल बाई 1 2 से भी डिविजिबल होगा, 2 को भी डिवाइड करेगा 1, एंड 1 3 भी हो जाएगा, 1 4 भी हो जाएगा, 1 5 भी हो जाएगा, 1 6 भी हो जाएगा। ओके, सब डिविजिबल है। अब देखिए 2 हमने लिया तो 2 2 तो हो जाएगा, 2 से 2 डिविजिबल है। उसके बाद देखिए 4 हो जाएगा, 2 4 एंड 2 4 2 6। इसके बाद डिविजिबल नहीं होगा 2 से, 2 2 होगा। अब देखिए 3 से डिविजिबल कौन सा हो जाएगा, 3 3। और देखिए 3 6। इसके बाद आइए 4, तो केवल 4 4 हो सकता है, बाकी डिविजिबल नहीं होगा। 5 देखिए 5 5 होगा एंड 6 6 होगा। इस रिलेशन पर गौर कीजिएगा तो देखिए 1 1 है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। यानी कि कहा जाए कि अगर फॉर ऑल, हम ध्यान दें, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, अगर कोई एलिमेंट्स ए का दिया जाए तो आप कह सकते हैं ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। हमने तो आप तो यूँ भी देख करके बता सकते हैं। तो ए एक इंडिकेशन है कि इसके सारे एलिमेंट्स को ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर ए है तो ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ए डिविजिबल, ए इज डिविजिबल बाई ए। कोई भी एलिमेंट्स अगर उठाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ए इज डिविजिबल बाई ए। ओके, तो जब डिविजिबल हो गया तो ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही होगा। आप वैसे देख करके बिना लिखे हुए भी कर सकते हैं। हमने आपको लिख रहे हैं इसीलिए क्योंकि आपको बात या एग्ज़ाम में जो लिखना हो वो तरीका आपको आ जाए, क्योंकि नंबर उठाना भी है। 12 में आपको नंबर चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है, इसमें प्रेजेंट है फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए। 1 2 6 है और 1 2 6 के लिए सेम पेयर का एलिमेंट्स आर में प्रेजेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। आर इज रिफ्लेक्सिव। बात समझ गया। अब जब आर रिफ्लेक्सिव हुआ तो अब आप देखिए एक एलिमेंट्स को उठाइए, 1 2 1 2 तो आर में है, एक ही अपने एलिमेंट्स उठाए से तो सारे बहुत सारे एलिमेंट्स को उठा सकते हैं एक से। अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर कर रहा है तो अगर हम 2 1 करें तो देखो आर में है, 2 1 है आर में नहीं है। तो यानी कि कह सकते हैं कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है। आर इज नॉट सिमेट्रिक। अब फिर देखो ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव ये हो जाएगा कोई भी एलिमेंट्स उठाओ, अगर मान लो ए बी हम उठाएं बिलोंग्स टू आर, तो आर में जब होगा तो ए इज डिविजिबल बाय बी इज डिविजिबल बाय ए। ओके, डिविजिबल बाय ए। वैसे तो ये दो से ही, केवल एक से ही बता सकते हैं ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। केवल एक आ गया कि 1 2 बिलोंग्स 1 2 आर का सदस्य है, 2 1 नहीं है, उससे ही आप पता कर सकते हैं कि वह रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। हमने इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है, लेकिन बाकी सभी चीज़ों को मेरा बताने का तात्पर्य ये है कि आप इस प्रश्न को बनाने का तौर तरीका तो जाने ही जाने, साथ में ये भी जाने कि अगर कोई रिलेशन अगर केवल पूछ रहा हो, किसी क्वेश्चन में पूछ रहा हो कि बताइए कि ये कौन सा रिलेशन है, तो आप बारीकियों के द्वारा उस प्रश्न को बना सकें
जान सकें। तो B इज़ डिविजिबल बाय A। और यदि अगर हम कहें कि दूसरा BC अगर ले, BC ले बिलोंग्स टू R, जब कोई भी एलिमेंट्स डिविजिबल होता है तो उसका फॉर्मूला इस तरह का होता है कि B इजकल टू सम कांस्टेंट इनटू E। ऐसा स्थिति होता है। K क्या है? कोई कांस्टेंट है, कोई इंटीजर है। K बिलोंग्स टू Z। जनरली Z कोई सेट ऑफ इंटीजर कहा जाता है, कहीं कि I भी लिया जाता है। अगर BC बिलोंग्स टू R कर रहा है तो आप बता सकते हैं कि C इज डिविजिबल बाय B। ओके, डिविजिबल बाय B। तब तो निश्चित तौर से C भी क्या होगा? कोई अनकॉन्स्टेंट K डैश हमने ले लिया B, तो यानी कि K डैश बिलोंग्स टू Z, ये भी इंटीजर होगा। तो अगर गौर से देखो तो AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R। अगर हम यहाँ से B का वैल्यू डाल दो, B का वैल्यू क्या है? KA है, तो यहाँ पर K डैश इंटू KA आ जाएगा। और याद रखिए K इंटू K भी एक इंटीजर होगा। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर। तो आप इसको आराम से C इजकल टू, अगर एक कांस्टेंट के रूप में एक रखना चाहते हैं तो आप T ले सकते हैं, और T क्या हो गया कि T इजकल टू K इंटू K डैश बिलोंग्स टू Z। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C इज ऑल्सो डिविजिबल बाय A। तो आप कह सकते हैं, इसीलिए आप कह सकते हैं कि C इज डिविजिबल बाय A। यानी कि इट मीन्स दैट कि AC बिलोंग्स टू R, यानी कि तब क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो जाएगा। ओके, तो अब आप इक्विवेलेंस रिलेशन तो जान ही गए हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, और साथ में इस प्रश्न के द्वारा ये भी जान गए हैं कि ये जो रिलेशन है वह इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं है, लेकिन आप ये बता सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को देख करके कि वह रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, कि सिमेट्रिक होगा, कि ट्रांजिटिव होगा, और या कैसे हमको उसको दिखाना है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स पे बढ़ें। तो हम लोग नेक्स्ट एक प्रश्न देखते हैं। हम लोग क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए लेट Z इजकल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, set of all integers and a relation R in Z is defined as R is equal to AB, A minus B is an integer। देखिए, A माइनस बी या डिफरेंस बिटवीन A एंड B इज एन इंटीजर। तो आप याद रखिए कि कोई भी दो इंटीजर लीजिए तो उसका डिफरेंस भी एक इंटीजर होता ही होता है। ओके, यहाँ आपको दिखाना है, बताना है कि यह इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। द रिलेशन आर इन जेड इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट, या है या नहीं है। ओके, तो देखिए, मान लीजिए कि हमको रिफ्लेक्सिव दिखाना है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। अगर ये याद रखिए सेट बिल्डर फॉर्म पे है तो इसको आप रोस्टर फॉर्म पे लिखने का प्रयास नहीं करें, क्योंकि इसमें अनंत नंबर्स आएंगे। इसीलिए आप रोस्टर फॉर्म पे
मत लिखिए, सीधे सेट बिल्डर फॉर्म पे है उसी फॉर्म पे बनाने का प्रयास करें। ए बिलोंग्स टू जेड, तो आप समझते हैं क्या कि ए माइनस ए इक्वल टू 0, ये भी एक इंटीजर ही है। 0 भी क्या है, एक इंटीजर है जो मांग रहा है इंटीजर। इसका मतलब यह स्पष्ट हुआ कि ए बिलोंग्स टू आर। जब ए आर के अंदर आ गया तो आर क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर देखिए अगेन, कोई भी दो एलिमेंट्स उठाइए ए बी बिलोंग्स टू जेड, तो आप याद रखिएगा कि अगर ए माइनस बी करते हैं और कहते हैं कि जेड होगा, कोई के लिए बिलोंग्स टू जेड, ओके। अगर जरा सा इसमें माइनस को कॉमन लीजिए तो बी माइनस ए आता है जो के ही बराबर है, जो के आएगा, ओके। अगर हम कहें माइनस को हटा दिए तो b माइनस ए इजकल टू माइनस के, और माइनस के भी क्या होगा, जेड होगा। अगर के जेड है तो माइनस के भी बिलोंग्स टू जेड। हाँ, नेगेटिव इंटीजर होगा लेकिन होगा तो इंटीजर, तो b माइनस, तो इसका मतलब यह हो गया कि बी ए बिलोंग्स टू आर, आर के अंदर आ गया, क्योंकि उसका कंडीशन यही है बस, डिफरेंस बिटवीन इंटीजर्स इज एन इंटीजर। तो बी ए भी आर का सदस्य होगा। जब बी आर का सदस्य हो गया तो हम कह सकते हैं आर क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक। ओके, अब हम लोग ट्रांजिटिव की बात करें। देखिए, कोई भी एलिमेंट्स उठाओ ए बी बिलोंग्स टू जेड, इतना तो तय है कि ए माइनस बी इक्वल टू K1, ये भी जेड का सदस्य होगा। एंड अगर हम गौर करें, एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, तब तो b माइनस सी इक्वल टू K2, ये भी आर का सदस्य होगा, जेड का सदस्य होगा। तब तो अगर हम कहें कि दोनों को ऐड कर लो, अगर a माइनस बी आप प्लस b माइनस सी ऐड किया जाए तब तो इधर क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2, और दो इंटीजर का सम भी क्या होता है, एक इंटीजर होता है। ये तो ख़त्म हो गया। और ये भी क्या जाएगा, इसको k लेते हैं तो इज ऑल्सो इंटीजर, यानी कि K1 प्लस K2 भी क्या हो गया, k बिलोंग्स टू जेड, क्योंकि सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर। तब तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी बिलोंग्स टू आर। हमने क्या किया, इसको और इसको ऐड कर दिया, क्लियर हो गया। तब तो आर क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। तो आर हमको ट्रांजिटिव आ गया। तो आर यहाँ क्या दिए थे, आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, और यहाँ पर क्या गया, आर ट्रांजिटिव है। जब आर रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, और यहाँ पर क्या हमने देखा कि वो ट्रांजिटिव भी हुआ। तो जब तीनों हो गया तो हम कह सकते हैं इस प्रकार, द रिलेशन आर in set Z is an equivalence relation. ओके, तो हम लोग इस प्रकार दिखा सकते हैं कि कोई रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो ये बड़ा आसान तरीका है, बहुत इजी वे से अगर आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को जिसमें हमको इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो हमको तीनों दिखाना पड़ता है।
आर क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों चीज़ दिखाने हैं। और 3 अगर हो गया तो वह रिलेशन क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करें। ठीक, इसमें क्या है, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। पार्शियल ऑर्डर रिलेशन कहा जाता है कि ए रिलेशन आर इन सेट ए is said to be partial order relation if the relation in set A is पहला क्या, रिफ्लेक्सिव, दूसरा क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक, एंड तीसरा जो होना चाहिए वो होना चाहिए ट्रांजिटिव। तो जो रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, एंटी सिमेट्रिक हो एंड ट्रांजिटिव हो, तो वैसे रिलेशन को क्या कहते हैं, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। तो पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का भी हम लोग एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। ओके, तो हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं पार्शियल ऑर्डर रिलेशन का। और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन को डिफाइन जो किए हैं वो आप समझ गए होंगे। क्या क्या निकालना है आपको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन में, तो पहला दिखाना है रिफ्लेक्सिव, दूसरा एंटी सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। ओके, एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखिए, लेट मान लो जेड द सेट ऑफ इंटीजर्स जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है। ए रिलेशन आर इन सेट जेड इज डिफाइंड एज आर इक्वल टू ए बी, और ऐसा है ए इज लेस इक्वल टू बी। ओके, ए इज लेस इक्वल टू बी। अब ये रिलेशन डिफाइंड है, आपको तो क्या दिखाना है, रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अगर तीन आपने दिखा दिया तो वो रिलेशन पार्शियल ऑर्डर रिलेशन हो जाएगा। देखिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, कहता है कि ए लेस इक्वल टू बी है यहाँ पे, तो कोई भी नंबर अपने आप तो बराबर तो होता ही होता है, यहाँ भी इक्वल टू है, इसीलिए ए बिलोंग्स करेगा, ए इक्वल टू ए तो हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आर क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। ओके, रिफ्लेक्सिव हो गया। अगेन, फॉर ऑल ए बी बिलोंग, यदि बिलोंग्स करता है तो ए बी बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी बिलोंग्स करे आर में, तब तो इतना तय है कि ए लेस इक्वल टू बी होगा। अगर हम पलटे थोड़ा, बी सी बिलोंग्स टू आर अगर कर जाता है, अगर बी सी किया, तब तो बी इक्वल टू ए इक्वल टू बी होना ही होना होगा। तो ए लेस इक्वल टू बी है
और यदि अगर हम कहें कि बी ए बिलोंग्स टू आर करे तो बी लेस इक्वल टू ए, ये दोनों पॉसिबल कब है? पॉसिबल ये तभी होगा कब? जब ए इक्वल टू बी होता। अगर ये हुआ तो ए बराबर बी होना होगा। और कहा जाए कि कोई भी नंबर उसी नंबर से छोटा या बराबर है और फिर इसको पलट दिया जाए कि वह नंबर दूसरे नंबर से छोटा और बराबर, तो पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती है? पॉसिबल कब होगा? जब दोनों बराबर होता। तो ए इक्वल टू बी ये केस तुमको दे देगा, आपको दे देगा, ना तो वह केस आएगा ही नहीं। तो इस प्रकार यहाँ क्या देख रहे हैं कि यदि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर अगर है, ए लेस इक्वल टू बी है, तब तो अगर केवल लेस देन अगर है, अगर हम इक्वल टू को थोड़ी देर के लिए हटा दें तो बी ए नहीं होगा उसमें, तब तो ये स्थिति आएगी ही नहीं आएगी, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर का सदस्य नहीं होगा। तब यह स्थिति बनता है कि आर इज एंटीसिमेट्रिक। आर क्या हो गया? एंटीसिमेट्रिक। अगर यदि ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए भी बिलोंग्स टू आर करेगा तब तो निश्चित होगा कि ए इक्वल टू बी आएगा, अन्यथा यह सिचुएशन आएगा ही नहीं आएगा। अन्यथा वह अगर ए बी किया तो बी ए नहीं होगा अगर इक्वल टू नहीं है तो, ओके। इसीलिए आर क्या हो गया? एंटीसिमेट्रिक होगा। फिर आगे चलते हैं। एंड अगर देखें फॉर ऑल ए बी अगर हम लिए बिलोंग्स टू आर करते हैं तो ए लेस इक्वल टू बी होता है, और यदि बी सी बिलोंग्स टू आर किए तब तो ये बी लेस इक्वल टू सी हो जाएगा। तब तो निश्चित तौर से कह सकते हैं कि ए लेस इक्वल टू बी लेस इक्वल टू सी, यानी कि ए लेस इक्वल टू सी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि ए सी बिलोंग्स टू आर। ए सी क्या हो गया? आर का सदस्य हुआ। यानी कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर करे तो ए सी भी आर का सदस्य होगा। जब आर का सदस्य होगा तो आर को क्या लिख सकते हैं? आर इज ट्रांजिटिव। तो आर क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव भी हुआ, एंटीसिमेट्रिक भी हुआ, एंड आर इज ट्रांजिटिव भी हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रिलेशन आर इन जेड is a partial order relation। समझ गए? आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि हमको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन दिखाना होगा तो उसके लिए हमको क्या क्या चीज़ दिखाना पड़ेगा, या अगर आपको इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आ जाता है तो आप बना भी सकते हैं, तुरंत लिख सकते हैं कि यह रिलेशन क्या होगा, पार्शियल ऑर्डर होगा या नहीं होगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव में भी आया तो ऑब्जेक्टिव आया तो इतना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम इस रिलेशन से ही ऑब्जर्व कर लेते हैं कि देख लेते हैं इक्वल टू है तो सेम एलिमेंट्स बिलोंग करेगा ही करेगा। अगर इक्वल टू नहीं रहता तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता, केवल क्या होता है एंटीसिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव तो हो जाता है लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होता। इक्वल टू इसलिए रिफ्लेक्सिव हुआ। तो आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे कि हमको पार्शियल ऑर्डर रिलेशन या इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे दिखाएंगे और किस प्रकार हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस पर चर्चा हम लोग विस्तार से करेंगे एंड सम प्रॉब्लम पर चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स। और याद रखिए कल सैटरडे है और सैटरडे के दिन जो वीडियो हमारा लॉन्च होगा वह जेई मेंस के लिए आएगा। जेई मेंस के लिए हम अपलोड करेंगे वीडियो को और जेई मेंस पर फोकस होगा। जेई मेंस का क्वेश्चन जो है कि आपको अपलोड करके दिया जाएगा। ओके, थैंक